अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स पर। इससे पहला वाला टॉपिक और टेक्स्ट हम कवर कर चुके हैं, तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। बिफोर गेटिंग इनटू हाउ द यूनिवर्स विल एंड, इट इज़ बेस्ट टू डिस्कस हाउ इट बिगेन। अब यूनिवर्स का इख्तिताम कैसे होगा, एंड क्या होगा, वो जानने से पहले ज़रूरी ये है कि हम ये भी समझ लें, सीख लें कि यूनिवर्स का आगाज़ कब और कैसे हुआ था। ठीक है, टुडे द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स कॉस्मोलॉजिस्ट बिलीव दैट टाइम एंड स्पेस बिगेन इन अ जाइगेंटिक एक्सपेंशन from a dimensionless point or singularity in what is commonly called the Big Bang। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट ऐसे रिसर्चर्स को कहते हैं जो यूनिवर्स और स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक थ्योरी पेश की है जो कि है बिग बैंग थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या पेश करी है, ये थ्योरी इसने ये बताया था कि एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था। ठीक है, जब ये यूनिवर्स नहीं थी, ये यूनिवर्स कैसे बनी है, एक सिंगल पॉइंट से, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से नाम दे दिया उन्होंने, जो कि एक पिन हेड से भी छोटा था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और ये जाइगेंटिक एक्सपेंशन, ये बहुत ज़्यादा फैल गई है, जितनी कि आज हम अपनी यूनिवर्स को देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था, ये डायमेंशनलेस था, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, ये डायमेंशनलेस था। ठीक है, The principal reason for this theory is that the universe is known to be expanding। ठीक है, बिग बैंग का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एक एक्सप्लोजन हुई है जिससे एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, तो अब यही जब हमने अभी के रिसर्चर्स ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस पे रिसर्च किया है, तो उन्हें पता चला है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, तो अभी की इस रिसर्च ने हमें इस बात पे कायल किया है कि बिग बैंग थ्योरी को रीजनेबल करार दिया गया है। ठीक है, Edwin Hubble was the first astronomer to discover that distant galaxies were all moving away from Earth and from each other at a rate proportional to the distance separating them। अब जो एस्ट्रोनॉमर है, कौन सा, एडविन हब्बल, वो पहला ऐसा एस्ट्रोनॉमर, ऐसा रिसर्चर है जिसने ये डिस्कवर किया है, जिसे ये पता चला है, उसने रिसर्च किया है तो कि डिस्टेंट गैलेक्सीज, डिस्टेंट कहते हैं जो दूर की गैलेक्सीज हैं, जो अर्थ से काफ़ी दूर हैं, वो क्या कर रही हैं कि वो अर्थ से अवे मूव कर रही हैं, वो अर्थ से दूर जा रही हैं। ठीक है, ये किसे पता चला है, एडविन हब्बल को, और वो किस रेट से दूर जा रही हैं, वो अपने डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। ठीक है, कि जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शनल, उसके रेट से वो दूर जा रही है। मतलब क्या होगा कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा उनकी स्पीड होगी। दिस इज कॉल्ड हब्बल्स लॉ एंड द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड द एक्सपेंशन फैक्टर और स्केल फैक्टर। इसे क्या कहते हैं, हब्बल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। और इस रेट ऑफ एक्सपेंशन को दो नाम दिए हुए, एक्सपेंशन फैक्टर का और स्केल फैक्टर का। ठीक है, इफ अ गैलेक्सी इज, अब इसी थ्योरी को, इस हब्बल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। जैसे if a galaxy is 100 million light years distant from us, it will be observed to be receding from us at half the velocity of a galaxy that is 200 million light years distant। अब दो गैलेक्सीज की बात हो रही है, यहाँ पे एक गैलेक्सी का डिस्टेंस है 100 मिलियन लाइट ईयर और दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस है 200 मिलियन लाइट ईयर। डिस्टेंस डबल हो गया। ठीक है, जो जिस गैलेक्सी का डिस्टेंस 100 मिलियन लाइट ईयर है, तो वो किस स्पीड से मूव कर रही होगी, हम उसे सपोज कर लेते हैं वो v स्पीड से जा रही होगी। ठीक है, जो गैलेक्सी 1 है वो v स्पीड से जा रही होगी। अब जो दूसरी गैलेक्सी है उसका क्या डिस्टेंस है, 200 मिलियन लाइट ईयर्स है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस डबल हो गया। ठीक है, डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया है, तो इसकी वेलोसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगी।
ठीक है, मतलब आपने ये याद रखना है कि डिस्टेंस और उसकी स्पीड वेलोसिटी में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है, जो गैलेक्सी हमसे 200 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे है, तो उसकी वेलोसिटी भी उस गैलेक्सी से ज़्यादा होगी जो कि हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर की है। और कितनी ज़्यादा होगी उससे? 2 times हो जाएगी। Subsequent studies have shown that this rate appears to be increasing with the time। ठीक है, रिसर्च अभी चल रही है, अभी कंटिन्यू है। तो अभी की रिसर्च ने क्या शो किया है कि ये जो रेट है, कौन सा रेट? एक्सपेंशन फैक्टर और स्केल फैक्टर, वो अभी इंक्रीज हो रहा है। The Big Bang model says that the expansion of the universe is due to the expansion of space itself। पहला पॉइंट जो बिग बैंग ने पेश किया है वो क्या है कि एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट वो इसी को फर्दर इलेबोरेट कर रहे हैं कि एक्सपेंशन किसकी हो रही है? एक्सपेंशन स्पेस की हो रही है, एक्सपेंशन यूनिवर्स की नहीं हो रही। अब आप कहेंगे कि यूनिवर्स और स्पेस में डिफरेंस क्या है? तो यूनिवर्स हमारे पास सारा मैटर है, जितना भी मटेरियल है जो आप देख सकते हैं, चाहे वो नेकेड आई से हो या फिर टेलीस्कोप से हो, तो वो क्या है? हमारे पास यूनिवर्स है। और स्पेस क्या है? स्पेस खाली जगह है। ठीक है, जिस सारी जगह में ये यूनिवर्स है, जो मैटर और मटेरियल है, वो है स्पेस है हमारे पास। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो कि स्पेस जो खाली जगह है, जो खला है, वो फैल रही है, ना कि मैटर फैल रहा है। अब इसे समझने के लिए आप सपोज करें कि आपने एक बैलून लिया हुआ है और उसके ऊपर 2 डॉट्स लगा दें। ठीक है, वो 2 डॉट्स होंगे हमारे पास गैलेक्सीज, और वो बैलून और उसके अंदर जो हम हवा भरेंगे वो हमें स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि उसमें हवा भरें, जैसे जैसे आप उसमें ज़्यादा हवा भरते जाएंगे तो वो जो 2 डॉट्स जो हमारी गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ठीक है, अब देखें इनफैक्ट वो दोनों डॉट्स, वो दोनों गैलेक्सीज अपने उसी पॉइंट पे मौजूद हैं, वो वहाँ से हिली नहीं हैं, बस स्पेस एक्सपेंड हो गई है। हवा ज़्यादा होने की वजह से बैलून फैल रहा है, तो बैलून के फैलने की वजह से स्पेस मतलब एक्सपेंड हो रही है, लेकिन हमारे जो गैलेक्सीज हैं, हमारे जो यूनिवर्स है, वो एक्सपेंड नहीं हो रही। If this were not so, then distant galaxies would be moving away from us at a speed greater than light, which is not possible। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग जितनी गैलेक्सीज हैं, जितना मैटर है, मटेरियल है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हाई स्पीड पे फास्टली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखें अगर हम कहें कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है, ना कि हमारी स्पेस, तो फिर हमारी जितनी गैलेक्सीज हैं, जितना भी मैटर है, उसे स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। ठीक है, हाई स्पीड पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, another consequence of this type of expansion is that the universe which began as a point has no center। एज अ पॉइंट, किस पॉइंट की बात हो रही है? सिंगुलैरिटी के पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। तो एक पॉइंट से जो इतनी वास्ट मेजॉरिटी बन गई है हमारी थ्रू एक्सपेंशन हमारी यूनिवर्स की, उसका कोई सेंटर नहीं है। ठीक है, जैसे एक सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, ऐसे हमारी यूनिवर्स का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। आप हमारी यूनिवर्स में कोई ऐसी गैलेक्सीज नहीं देखेंगे, जैसे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारे साथ वाली जो करीबी गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। तो ये दोनों गैलेक्सीज किसी एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहे। अब आपके जहन में एक पॉइंट आ रहा होगा कि सोलर सिस्टम भी तो है, उसमें सूरज के इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी तो एक सेंटर, मतलब सूरज को एक सेंटर मान के उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसका आंसर ये है कि सोलर सिस्टम जो है वो सिर्फ हमारी गैलेक्सी में एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, पूरी यूनिवर्स बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सी गैलेक्सीज हैं, अभी कुछ का तो हमें पता भी नहीं है। तो उन सब को एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करते हुए कहा जा रहा है कि हमारी जो यूनिवर्स है उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। नो मैटर वेयर यू स्टैंड इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज ऑब्जर्व टू बी रिसीडिंग फ्रॉम यू एट द सेम रिलेटिव रेट। रिसीडिंग का मतलब होता है दूर जाना। तो आप यूनिवर्स में चाहे जिस मर्जी पॉइंट पे खड़े हो जाएं, ठीक है, अब हम खुद तो खड़े नहीं हो सकते, तो हम किसी स्टार को, किसी गैलेक्सी को कंसीडर कर सकते हैं। तो उस स्टार के अकॉर्डिंग जो दूसरे उसके इर्द गिर्द के स्टार होंगे वो भी उससे
दूर जा रहे होंगे, रिसीड कर रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे और सेम रिलेटिव रेट से। रिलेटिव कहते हैं जब हम दो चीज़ों को इन रिलेशन लेकर स्टडी करते हैं, ठीक है। The Big Bang model of cosmogenesis does have a few anomalies that are solved by adding a new process called cosmic inflation, ठीक है। एनॉमलीज कहते हैं इरेगुलरिटीज को। अब यह आप कह लें कि एक डिसएडवांटेज कह लें या लिमिटेशंस कह लें कि हमारे जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सब थ्योरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। उन्हें थ्योरेटिकली ड्राइव किया जाता है, तो जब उन्हें प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज, एनॉमलीज को शो करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बिग बैंग मॉडल की इनकी कुछ एनॉमलीज को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए एक नया प्रोसेस ऐड किया है जो कि है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन कब हुआ है? इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। जैसे ही बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ है, यूनिवर्स बनी है, तब ही फौरी हमारे पास कॉस्मिक इन्फ्लेशन का प्रोसेस हुआ है। इसने क्या किया है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स इनिशियली एक्सपेंडेड वेरी रैपिडली, मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। अब इससे पहले हम पढ़ के आए थे कि जितना भी हमारे पास मैटर है या गैलेक्सीज हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब कैसे हम कह सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा मूव किया है ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन में? सिंस इट वाज स्पेस दैट एक्सपेंडेड, दिस डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। देखें, जैसे वो कह रहा है कि ये स्पेस है जो कि एक्सपेंड हो रही है, और स्पेस क्या है? हमारे पास खाली जगह है, तो खाली जगह में तो कोई हम मैटर को सपोज ही नहीं ना करें, मैटर को हम लेके ही नहीं आ रहे अपने इस एक्सपेंशन वाले फैक्टर में, तो फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रही, ठीक है। एट द एंड ऑफ इन्फ्लेशन द यूनिवर्स डिकेड इनटू द नॉर्मल एक्सपेंशन ऑब्जर्व टुडे। अब क्या हुआ है? जैसे ही वो कुछ देर का कॉस्मिक इन्फ्लेशन होना था वो हुआ है, उसके बाद इसकी जो एक्सपेंशन है, यूनिवर्स की एक्सपेंशन, वो डिके हो गया, उसकी वो स्पीड जो थी वो कम हो गई है, स्पीड ऑफ लाइट से कम हो गई है, और वो अपनी नॉर्मल एक्सपेंशन में शिफ्ट हो गई है, जैसा कि आज भी इस वक्त भी हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। प्रायर टू द बिग बैंग नाइदर स्पेस नॉर टाइम एग्जिस्टेड। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग कि जिसके फौरी बाद, जिस एक्सप्लोजन के फौरी बाद यूनिवर्स बनी है, उससे पहले ना स्पेस थी और ना टाइम था। Therefore, it is meaningless for scientists to hypothesize about what came before the Big Bang. इसलिए अब ये हमारे लिए बहुत गैर ज़रूरी है, मीनिंगलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है इस बात में कि हम लोग बिग बैंग से पहले यूनिवर्स कैसी थी, क्या हुआ करता था इसमें, उस सब को भी हाइपोथेसाइज करें, उस सब के बारे में भी सोचें, ठीक है। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो हम नहीं जा सकते उस पॉइंट तक, तो थ्योरेटिकली उस सब के बारे में भी हम मॉडल प्रपोज करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बोथ स्पेस एंड टाइम बिगेन एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, एंड सिंस आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी demonstrate that these two cannot be considered separate, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जैसे ही बिग बैंग हुई है, एक्सप्लोजन हुआ है, तभी हमारे पास स्पेस वाला भी फैक्टर आया है और तभी हमारे पास टाइम वाला भी फैक्टर आया, और उसके साथ साथ आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो हमें ये बताती है कि हम स्पेस और टाइम को अलग अलग कंसीडर नहीं कर सकते, बल्कि ये एक साथ ही हम इन्हें स्टडी करते हैं। जब भी हम स्पेस को स्टडी करेंगे तो साथ हमें टाइम का फैक्टर भी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। बट फ्रॉम अ 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम द करेक्ट नोमेनक्लेचर इज टू सी दैट स्पेस टाइम वाज क्रिएटेड एंड एक्सपेंडेड फॉलोइंग द बिग बैंग। अब स्पेस की कितनी डायमेंशंस होती हैं? स्पेस की 3 डायमेंशंस होती हैं। कौन सी होती हैं? लेंथ की, विड्थ की और हाइट की, ठीक है। स्पेस की 3 डायमेंशंस होते हैं, स्पेस 3D होता है, और जब इसमें टाइम की डायमेंशन ऐड होती है तो फिर ये एक 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम बन जाता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में इसे क्या नाम दिया हुआ है? स्पेस टाइम का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर हमारे पास एक स्टैंडर्ड नेमिंग स्ट्रक्चर कह लें आप, एक स्टैंडर्ड नेमिंग फ्रेमवर्क होता है कि जिसमें हम हर स्पेसिफिक टर्म को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम को क्या नाम दिया हुआ है? स्पेस टाइम का,
ठीक है। अच्छा, अब हमने अच्छे से समझ लिया है कि यूनिवर्स का आगाज़ कैसे हुआ, कब बनी और कैसे बनी थी। अब देखते हैं कि यूनिवर्स का एंड इख्तिताम कैसे हो सकता है। उसके लिए हमारे पास 3 सिनेरियोस प्रपोज किए हुए हैं, जिनमें द थर्मल डेथ ऑफ द यूनिवर्स, बिग फ्रीज। अब फ्रीज से आपने ये याद रखना है कि मटेरियल फ्रीज उस वक्त होता है कि जब उसके पास एनर्जी बाकी ना रहे, और स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी। कॉस्मोलॉजिस्ट यूज द टर्म कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट टू डिस्क्राइब द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे बिग फ्रीज को डिफाइन करने के लिए एक नई टर्म यूज हुई है, जिसने क्या डिस्क्राइब करना है कि स्पेस में एनर्जी डेंसिटी कितनी है, और किसकी एनर्जी डेंसिटी, डार्क एनर्जी की। ठीक है, कि स्पेस में जो मौजूद डार्क एनर्जी है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, वो कौन बताएगा, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि डार्क एनर्जी क्या है। तो डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो मटेरियल पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन किसकी वजह से आ रही है, डार्क एनर्जी की वजह से आ रही है। एंड इफ इट इज ट्रूली कांस्टेंट देन इवन एज द यूनिवर्स एक्सपेंड्स इट रिमेन कांस्टेंट। अब क्या होगा, क्या फैक्टर हम इसका लेके चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो फिर जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है वो भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, हमने डार्क एनर्जी को, बिग फ्रीज में डार्क एनर्जी को क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, और अगर वो कांस्टेंट है तो हमारी जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन है वो भी कांस्टेंट रहेगी। After a couple of trillion years, all but the closest galaxies will be too far away to see. अब क्या होगा कि जब ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाएंगे तो जो क्लोजेस्ट गैलेक्सीज हैं हमारी प्लैनेट अर्थ के, वो भी इतनी दूर हो जाएंगे कि हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्लोजेस्ट गैलेक्सीज हैं ये इतना क्लोज नहीं है हमसे कि 100 या 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, ये भी हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। लेकिन इसके बाद ट्रिलियंस ऑफ सालों के बाद ये इतना दूर हो जाएंगी कि हम उन्हें नेकेड आई से या टेलीस्कोप से देख नहीं पाएंगे। Then perhaps 100 trillion years later the stars in universe will run out of fuel and stop shining. ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अभी इनका फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस और भी गैसेस हैं। अब क्या होगा, जब ये एक्सपेंशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा जो कि फिजन रिएक्शन करवा रहा है, तो फिर हमारे पास एनर्जी लाइट की फॉर्म में जो एमिट हो रही है वो भी नहीं होगी, और अगर वो एमिट नहीं होगी तो इनकी शाइन, ये जो रोशनी है जिसकी वजह से हम उन्हें देख पा रहे हैं, वो भी नहीं होगी। ठीक है, dense stellar remnants like white dwarfs, neutron stars and black holes। अच्छा, होता यह है कि जितने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनकी आउटर सरफेस पे रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आउटर सरफेस डिके करती रहती है, और जो इनर सरफेस, इनर डेंस मटेरियल बचता है वो वाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लैक होल्स हैं ये काफ़ी डेंस हैं, इनके पार्टिकल्स मटेरियल काफ़ी एक दूसरे के करीब करीब है, तो करीब रहने के लिए भी उन्हें अट्रैक्टिव फोर्स लगानी पड़ रही है, अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है। तो वक्त के साथ साथ उनकी वो एनर्जी कम होती जाएगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होगी, तो फिर क्या होगा, ये पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारी यूनिवर्स है, जो स्पेस है, वो एक फ्रोजन वेस्ट लैंड की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो क्या होगा, अगर फ्रोज हो गई है तो मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर हो सकता है एब्सोल्यूट ज़ीरो तक चला जाए। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, 0 केल्विन या फिर -273.16 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कि टेम्परेचर इतना कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब उससे क्या होगा कि अगर टेम्परेचर इतना कम हो गया तो उनके पास कोई फ्री एनर्जी नहीं होगी, और अगर फ्री एनर्जी नहीं होगी तो वो कोई अपनी मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन नहीं कर सकेंगे, और इसे क्या कहते हैं, थर्मल डेथ ऑफ द यूनिवर्स। और ये मोस्ट फेवर्ड आउटकम है बाय कॉस्मोलॉजिस्ट टुडे। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी रिसर्चर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे यूनिवर्स की डेथ कैसे होगी, बिग फ्रीज से होगी। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक इलस्ट्रेशन गिवन है, इसे हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं दूसरा ऐसा प्रपोज्ड फिनोमिना कि जिसके बारे में कहा जाता है हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स का एंड इस तरीके से हो। वो है हमारे पास द बिग रिप। रिप का मतलब होता है टीयर अपार्ट, कि जो चीज़ है, जो मटेरियल है, वो अपनी जड़ से उखड़ गया है, वो बिखर गए हैं। ठीक है, द सो कॉल्ड बिग रिप इज इन स्टोर इफ डार्क एनर्जी एक्सलरेट एक्सपेंशन इवन मोर देन इज करंटली ऑब्जर्व्ड। अब इससे पहले जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं बिग फ्रीज का, उसमें डार्क एनर्जी हमने क्या कंसीडर की है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे डार्क एनर्जी क्या है, एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब है इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेट का जो बेसिक ओरिजिनल मीनिंग है वो ये है कि जो इनिशियल वैल्यू है और जो फाइनल वैल्यू है, अगर उनका डिफरेंस लें तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट क्या है कि डार्क एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर एक्सपेंशन भी तो इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। As the universe balloons, eventually gravity will not be able to keep galactic clusters together. अब क्या है, जो डार्क एनर्जी है वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रही है, ऐसा ही है ना। अच्छा, और ग्रेविटी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रही है। बैलून्स का मतलब है कि जब हमारी यूनिवर्स बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगी, तो क्या होगा कि जो ग्रेविटी की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसका असर कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स उसकी रेंज से, मैटर बहुत दूर हो जाएगा, उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। जैसे ही उसकी रेंज से बाहर जाएगा, ग्रेविटी कम होगी, साथ ही डार्क एनर्जी की जो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रही है वो डोमिनेंट हो जाएगी। उससे क्या होगा, स्टार्स विल बी स्ट्रिप्ड अवे फ्रॉम ईच अदर टू द पॉइंट दैट द नाइट स्काई विल बी डिवॉइड ऑफ स्टार्स। क्या होगा कि स्टार्स जितने भी हैं, जितने सितारे हैं, वो एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे कि अगर हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें उसमें कोई सितारे नहीं दिखाई देंगे। सोलर सिस्टम विल बी रिप्ड अपार्ट फॉलोड बाय द प्लैनेट्स एंड फाइनली ऑल एटम्स। क्या होगा, फिर सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारी खुद की अर्थ है, मार्स, वीनस हैं, ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनमें भी अट्रैक्टिव फोर्स की बजाय रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगी, तो वो भी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और ये सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे भी सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। Recently, scientists Guido Rizzaletti and Elisabetta Lusso used quasars as a standard candle to go farther back in time than is possible using the favored supernova method. अब ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्वासर्स को इस्तेमाल किया है। क्वासर्स क्या हैं, क्वासर्स आप अपने पास लिख लें कि ये हमारे पास एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा लाइट एमिट करते हैं, एक्सट्रीमली ब्राइट हैं। ठीक है, तो इन्हें उन्होंने यूज़ किया है स्टैंडर्ड कैंडल के तौर पे। अब स्टैंडर्ड कैंडल क्या है, स्टैंडर्ड कैंडल हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी की बेस पे हम ना ये रिलेटिवली ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इस स्टार की इंटेंसिटी इस रेंज में आ रही है तो मतलब इसकी एज ये है, और अगर इसकी इंटेंसिटी इस रेंज में आ रही है तो इसकी केमिकल कंपोजिशन इस रेंज में है। ठीक है, इससे पहले कौन सा मेथड यूज होता था सुपरनोवा मेथड। सुपरनोवा भी एक ऐसे प्रोसेस फिनोमिना को कहते हैं कि जिसमें एक स्टार एक फास्ट एक्सप्लोजन में जाता है और उसके बाद बहुत सी लाइट को एमिट करता है, और इस सुपरनोवा को भी हम स्टैंडर्ड कैंडल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, what they found using the data from 1600 quasars was that there was strong agreement with the supernova results for quasars from the past 10 billion years। अच्छा, अब ये जो सुपरनोवा है ना, उनकी ये लिमिटेशन है कि हम अगर मासी का कोई वक्त में जाना है तो हम 6 से 10 बिलियन ईयर्स की रेंज तक जा सकते हैं। ठीक है, और क्वासर्स के लिए जब उन्होंने 10 बिलियन ईयर्स के डिस्टेंस को ऑब्जर्व किया है तो जो रिजल्ट आया है वो सुपरनोवा के रिजल्ट के साथ मिलता जुलता था। ठीक है, जैसे मतलब सुपरनोवा का अगर कोई फिनोमिना हम कर रहे हैं तो तब जो लाइट इंटेंसिटी आनी चाहिए
वैसे ही हमारे पास क्वासर्स के साथ भी आ रही है। इससे एक बात ये साबित हुई कि क्वासर्स के साथ हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम बट फॉर मोर डिस्टेंट क्वासर्स दे फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ डार्क एनर्जी वाज लेस। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस को वो 10 बिलियन ईयर से और पीछे गए हैं, आप सपोज कर लें 12 बिलियन ईयर्स या 15 बिलियन ईयर्स, तो फिर क्या हुआ है कि डार्क एनर्जी जो थी वो कम हो गई, डेंसिटी उसकी कम हो गई है, डार्क एनर्जी की डेंसिटी कम हो गई है लेकिन डार्क एनर्जी ज्यादा हो गई है। इन अदर वर्ड्स dark energy and hence the cosmological constant would not be constant since it increased with time। अगर डार्क एनर्जी, जिसको दूसरा नाम क्या दिया है हमने, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जो हम ऊपर बिग फ्रीज में पढ़ के आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, वो बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, इफ डार्क एनर्जी कंटिन्यूज टू इंक्रीज देन इट वुड अनडाउटेबल लीड टू बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी उससे क्या होगा, चीज़ें एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगी तो वो बिग रिप को कॉज करेंगे, ठीक है। बट इफ इट डज नॉट रिमेन अ कांस्टेंट एज द डेटा सजेस्ट देन इट कुड जस्ट एज इजीली ड्रॉप इन वैल्यू एंड इवन रिवर्स विच वुड कॉज द यूनिवर्स टू कोलैप्स। अच्छा, अब अगर इंक्रीज हो रही है डार्क एनर्जी तो क्या होगा, बिग रिप होगा। अगर डार्क एनर्जी कांस्टेंट रह रही है तो बिग फ्रीज होगा। और दूसरा केस, अगर डार्क एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ड्रॉप इन वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जैसे बिग रिप में रिपल्शन हो रही थी तो डार्क एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होने के साथ साथ ये मटेरियल एक दूसरे के पास आएगा, करीब आएगा, कोलिजन करेगा तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट है बिग crunch। Before astronomers discovered that the expansion of the universe was accelerating due to dark energy, they believed that the most likely fate of universe was a reversal of expansion। ठीक है। अच्छा, अब जब साइंटिस्ट को, जब एस्ट्रोनॉमर्स को ये नहीं पता था कि डार्क एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेटिंग कर रही है, वो यही सोचते थे कि जो हमारी यूनिवर्स की डेथ होगी वो बिग फ्रीज से होगी क्योंकि उसमें डार्क एनर्जी कांस्टेंट थी। लेकिन जब उन्हें पता चला है, ठीक है, कि डार्क एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेट हो रही है, तो फिर बिग रिप का फिनोमेना आया। लेकिन जब तक उन्हें नहीं पता था तब तक वो क्या सोचते थे कि जैसे बिग बैंग से एक एक्सपेंशन हुई है इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होगी और यूनिवर्स जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है उसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी, ठीक है। लीडिंग टू व्हाट हैज बीन कॉल्ड द बिग क्रंच। अब क्या होगा, उस फिनोमिना को क्या नाम दिया इन्होंने, बिग क्रंच का नाम दिया, ठीक है। ये क्या होगा, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंशन होगा। पहले एक्सपेंशन हुई थी, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। Absent the extra push of dark energy, the gravitational attraction of matter, including dark matter, would theoretically halt the expansion and cause the universe to begin to कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, देखें, अगर डार्क एनर्जी का एक्स्ट्रा पुश नहीं आ रहा, अगर वो मजीद नहीं इंक्रीज हो रही, उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ही चल रही है, कांस्टेंट एक्सपेंशन हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पुल तो लग रहा है ना उन पे। उसके साथ जब ऐड हो जाएगा डार्क मैटर, ठीक है, डार्क मैटर भी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स को अप्लाई कर रहा होता है। अगर अब देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन कॉज कर रही है और उसके साथ साथ डार्क मैटर भी अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन डोमिनेंट हो गई है डार्क एनर्जी की रिपल्शन पे, तो क्या होगा कि हमारी यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, वो एक्सपेंशन को रोक देगी और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, इवेंचुअली लीडिंग टू एन अल्टीमेट कोलैप्स ऑफ द यूनिवर्स टू अ सिंगल पॉइंट। अब क्या होगा, वो इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कि वो उस एक सिंगल पॉइंट, सिंगुलैरिटी के उस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगी जहां से वो स्टार्ट हुई थी। इन अदर वर्ड्स द यूनिवर्स वुड रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच इट वॉज बॉर्न। और ये कहाँ से पैदा हुई थी, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से, ठीक है। दिस माइट देन कॉज अनदर बिग बैंग और व्हाट हैज बीन कॉल्ड अ बाउंसिंग यूनिवर्स गोइंग फ्रॉम बैंग टू क्रंच और टू बैंग एक्सेट्रा। अब उन्हें साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पहले बिग बैंग हुई है उससे यूनिवर्स बनी है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, बिग क्रंच होगा, उससे यूनिवर्स एक्सपैंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होगी, दोबारा सिंगल पॉइंट में चेंज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद
क्या सोच रहे हैं वो कि दोबारा से हो सकता है कि फिर से बिग बैंग हो, फिर दोबारा से यूनिवर्स बने, फिर से बिग क्रंच हो, फिर दोबारा से वो ख़त्म हो जाए। तो इसे इन्होंने एक टर्म दी है जो कि है बाउंसिंग यूनिवर्स। ठीक है, तो बिग क्रंच में क्या होगा, ऑपोजिट होगा पहली बात तो बिग बैंग के। उसके अलावा ये एक साइक्लिक प्रोसेस इन्होंने बोला है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा और इसे नाम क्या दिया है, बाउंसिंग यूनिवर्स का। ये बस आपने इसके मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। अब चलते हैं इस इलस्ट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस में गिवन है रेट ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन, मतलब हमारी यूनिवर्स किस रेट से एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, तो जितना वाई एक्सिस में वैल्यू जितनी ऊपर होगी उतना ज़्यादा वो रेट ऑफ एक्सपेंशन है उसका। ठीक है, और जितनी कम होगी उतना कम रेट ऑफ एक्सपेंशन है। ठीक है, उसके अलावा एक्स एक्सिस में पहले हमारे पास बिग बैंग है, उसके बाद 10 बिलियन ईयर्स अगो है, फिर प्रेजेंट का टाइम चल रहा है और फिर फ्यूचर की प्रेडिक्शन है। अब सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ एक सिंगल पॉइंट था, फिर एक्सपेंशन हुई है, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुई है, उससे क्या है, यूनिवर्स बन गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डीसेलरेशन। डीसेलरेशन का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, अभी मटेरियल ज़्यादा दूर नहीं गया, अभी करीब करीब है, तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है उन पे। ग्रेविटी उस मटेरियल को साथ जोड़े रखने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए एक्सपेंशन कम हो रही है, डीसेलरेट एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, सुपरनोवा। सुपरनोवा अभी हम पढ़ के आए हैं। सुपरनोवा एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें स्टार्स जो हैं वो एक सडन और जायंट एक्सप्लोजन में जाते हैं। ठीक है, उससे बहुत सी रोशनी होती है। अगर वो जायंट एक्सप्लोजन में जाएंगे, एक्सपेंशन होगी, तो मटेरियल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हो जाएगा। अगर मटेरियल दूर दूर हो रहा है तो फिर एक्सपेंशन भी एक्सेलरेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डार्क एनर्जी जो कि रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करी है वो डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, उसका होल्ड ज़्यादा होता जाएगा। अब फ्यूचर की प्रेडिक्शन अभी हम बहुत तफसील से पढ़ के आए हैं। बिग रिप है, बिग फ्रीज है और बिग क्रंच है। देखें, अगर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, बिग रिप। अगर एक्सपेंशन हो ही नहीं रही, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो फिर क्या होगा, बिग क्रंच। लेकिन अगर हमारे पास रेट ऑफ एक्सपेंशन कांस्टेंट रह रहा है कि जिस रेट से पहले चल रहा था उसी रेट से बाद में भी हो रहा है, तो फिर क्या, कौन सा फिनोमिना होगा, बिग फ्रीज वाला फिनोमिना होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ प्रेडिक्शंस कि हमारी यूनिवर्स कैसे वजूद में आई और हमारी यूनिवर्स का इख्तिताम कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।